हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका और आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जिन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो आपका ये चैप्टर और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने अब बच्चों के कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस थे कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। तो अब से मैं हर एक चैप्टर की वीडियोस खत्म होने के बाद कुछ एक या दो प्रैक्टिस पेपर्स की वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें। तो आज के लिए मैं एक प्रैक्टिस पेपर लाई हूँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी एंड देन वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सो आज के लिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर। चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में कितना 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टू टिश्यूज। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया कि हमारे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है। इस 20 ml में से ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 5 ml ही डिलीवर होती है टिश्यूज को, क्योंकि तब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, उस टाइम पे 15 ml ब्लड जो है वो 15 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को डिलीवर होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस पूछा है तो आर आंसर विल बी 5 ml। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। what would be the cardiac output of a person अगर उसका हार्ट रेट जो है वो दिया है 100 बीट्स पर मिनट, ब्लड वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायास्टोल, मतलब हमें एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम दी गई है विच इज 100 ml एंड एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 50 ml, मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दी गई है 50 ml। और हमसे पूछा गया है कि कार्डियक आउटपुट क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ईडीवी में से ईएसवी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगी स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज 50 ml। तो कार्डियक आउटपुट विल बी 100 इंटू 50 विच इज 5000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट वन कह रही है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस होता है दैन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि क्लोज सर्कुलेशन जो है इट इज मोर एफिशिएंट दैन द ओपन सर्कुलेशन। दूसरा स्टेटमेंट भी कह रही है कि फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है उसके प्रेशर को, उसके वॉल्यूम वगैरह को रेगुलेट किया जा सकता है ना, कितना ब्लड कहाँ भेजना है किन कैपिलरीज के थ्रू, दैट कैन बी रेगुलेटेड। लेकिन ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हार्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है एवी बंडल कंटिन्यूज जस्ट आफ्टर द पुरकिंजे फाइबर्स एंड emerges ऑन द टॉप ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो जैसा मैं आपको यहाँ पर छोटा सा हार्ट बनाकर दिखा रही हूँ, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारा ये जो राइट एट्रियम होता है इसके अपर राइट कॉर्नर पे क्या होता है, एस ए नोड। एस ए नोड के बाद यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ए वी नोड। एवी नोड से निकलता है बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस विच टर्मिनेट देन इनटू पुरकिंजे फाइबर्स। तो इसके हिसाब से ये गलत हो जाती है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमें बोलती है हमारा ह्यूमन का जो हार्ट होता है इट इज न्यूरोजेनिक इन नेचर नॉट मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक का फर्क क्या होता है, मायोजेनिक मतलब हमारे अंदर जो ऑटो एक्साइटेबल ऑटो रिदमिक टिश्यूज होते हैं
वो खुद अपनी इम्पल्स जनरेट करते हैं, उनको न्यूरल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जिसमें न्यूरल स्टिमुलेशन के थ्रू ही हार्ट में जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है, जैसे आप पढ़ते हो कॉकरोच का हार्ट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रही है मिट्रल वाल्व रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल। तो मिट्रल वाल्व यहाँ पर हम देखें तो कहाँ प्रेजेंट होती है? मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज इनिशिएटेड ओनली बाय द एवी नोड। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो इनिशिएट होती है बाय एस ए नोड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, और ओनली एवी नोड भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द टर्म फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल and the wave of standard ECG that represents electrical excitation of atria। तो इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला उसने ये पूछा है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, उसे क्या बोलते हैं। ये मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, और यहाँ मैं आपको फिर से बता रही हूँ। बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। एक टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इट इज द apparatus which is used for ECG, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इट इज द ग्राफ दैट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हमें पूछा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास या तो आंसर होगा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर आंसर होगा थर्ड। ठीक है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमने यहीं से एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दूसरा पार्ट कि the wave of standard ECG that represents the electrical excitation of atria, atrial depolarization, atrial systole हमें बताता है P wave। तो हमारा जो आंसर हो जाता है इसमें दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी साइड ऑफ हार्ट से जा रहा है? राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से जाएगा पहले राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है थर्ड ऑप्शन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइनोएट्रियल नोड मतलब कि एस ए नोड जो है अगर डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? मोस्ट लाइकली टू हैपन। साइनोएट्रियल नोड जैसा कि हमें पता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ इम्पल्स। तो क्या हो रहा है कि साइनोएट्रियल नोड जो है उसे नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्सेस जनरेट कर सकती है 70 to 72 टाइम्स, 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो और नोडल टिश्यूज हैं जैसे एवी नोड है वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम इम्पल्सेस साइनोएट्रियल नोड ही जनरेट करती है। एवी नोड की अगर बात करें तो एवी नोड जो है वो जनरेट कर सकता है इम्पल्स, बट 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। तो इसलिए मेजरली एसए नोड को ही हम बोलते हैं पेसमेकर। तो एसए नोड अगर खराब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट जो है वो बीट करना ही स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी नोडल टिश्यूज तो प्रेजेंट है। फास्टर पेस पे क्या ये बीट कर सकता है? नहीं, क्योंकि एसए नोड से ज्यादा नंबर ऑफ इम्पल्सेस पर मिनट जनरेट करने वाला नोडल टिश्यू हार्ट में नहीं है। तो हार्ट बीट्स एट अ स्लोअर रेट। अगर एसए नोड खराब हो जाती है तो उसके फंक्शन को टेकअप कर लेता है एवी नोड। एवी नोड इम्पल्स उससे थोड़ा सा कम नंबर में जनरेट करता है, तो हार्ट बीट जो होती है वो स्लोअर हो जाती है, फास्टर नहीं होगी और एकदम बंद भी नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में मैंने आपको ये बताया था, उसमें होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज हो जाए, जैसे कि या तो फैट की डेपोजिशन हो गई, फैट की डेपोजिशन, कैल्शियम की डेपोजिशन, उस वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड के सप्लाई होने का जो एरिया है वो कम हो जाएगा ड्यू टू दिस ब्लॉकेज। और कोरोनरी आर्टरी इस ब्लड को सप्लाई कर कहाँ रही है, हार्ट तक लेके जा रही है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट में जाने वाला ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी हार्ट टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, हाइपोक्सिया होने की वजह से हार्ट का टिश्यू जो है, हार्ट के जो मसल सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकेज हो रही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज बिकम वाइडर। अभी मैंने तुम्हें बताया ये ल्यूमेन जो है वो नैरोअर होता जा रहा है, वाइडर नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज रिमूवल ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन यूरिन। रिमूवल नहीं हो रहा है, उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है इन दी कोरोनरी आर्टरीज। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज रिड्यूस्ड, जो कि हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर ऑफ डबल सर्कुलेशंस कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट अंडर पर मिनट अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन टर्म आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डबल कर दोगे। हमारे अंदर जो नॉर्मल सर्कुलेशन हो रही है वो डबल सर्कुलेशन ही हो रही है। जितनी टाइम हमारा हार्ट बीट कर रहा है, एक बार जो सर्कुलेशन हो रही है दैट इज वन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट हमें पता है 72 टाइम्स, वो भी दिया हुआ है, और उसको डबल करके भी 144 भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वन कंप्लीट साइकिल इज डबल सर्कुलेशन, और वही कंप्लीट साइकिल एक मिनट में ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जरी अ पेशेंट्स हार्ट सडनली स्टॉप्ड बीटिंग कंप्लीटली। एकदम से बीट करना ही बंद हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। एकदम से अगर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। इसमें मैं और ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एंजिना पेक्टोरिस है, एंजिना पेक्टोरिस इज अ माइल्ड या एक्यूट चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। किस वजह से होता है ये चेस्ट पेन की, वही अगर इस्कीमिया हो गया है, कहीं ब्लॉकेज हो गई है हार्ट तक पहुंचने वाली, ब्लड लेके आने वाली आर्टरीज में, जिसकी वजह से हार्ट के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उस वजह से एंजिना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से जब ये पेन होगा, इस पेन के बाद हार्ट का टिश्यू जो है वो मरना भी शुरू कर सकता है, डेड होना भी शुरू कर सकता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और फिर फर्स्ट ऑप्शन कहता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि जब हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो इन तीनों में डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट इज द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिम्टम ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स इज एसोसिएटेड विद। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हार्ट फेलियर में क्या है कि पंपिंग एफिशिएंसी, मैंने आपको कहा कि वो रिड्यूस हो रही है। तो अगर हमारा ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो सपोज अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे पहले फेल हो जाए, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये आगे की तरफ नहीं जा पा रहा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स जो है वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो होगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो ब्लड आगे तो जा नहीं पा रहा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड जो है वो भरने लगेगा। लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ रहा है हमारी लंग्स से। तो धीरे धीरे ये ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और लंग्स के अंदर भी ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा,
जिसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन, लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। इसीलिए इस हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर इज आर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद, तो हमें पता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड कब होती है। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनको कहूंगी कि पहले वीडियोस जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले ये सारे लेक्चर की वीडियोस देखें तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और अपने खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकेंड हार्ट साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड की हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने के टाइम एवी वाल्व्स जो है वो बंद हो जाती हैं। एवी वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकल्स अपने ब्लड को आगे की तरफ पास कर देते हैं, आगे पास कर देते हैं तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। अब इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ जो सेमील्यूनर वाल्व्स होती हैं दे ऑल्सो क्लोज। सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोनों साउंड जो है, फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड, ये दोनों क्लोजर ऑफ वाल्व्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट हार्ट साउंड एवी के क्लोजर की वजह से, सेकेंड हार्ट साउंड सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोजर की वजह से। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स थ्रू द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। एक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, उसकी करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है। तो जैसा अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया है कि सबसे पहले इंपल्स जो जनरेट होती है दैट इज फ्रॉम द एस ए नोड। तो पहला ऑप्शन और पहला ऑप्शन को हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो शुरू ही एवी नोड से हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसए नोड के बाद हमें पता है एवी नोड आती है। एवी नोड के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। कमाल है, ये सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो गया है। थर्ड ऑप्शन में गलती देख लेते हैं। एसए नोड के बाद सीधा लेफ्ट राइट ब्रांचेस नहीं जाती हैं, पहले जाता है एवी नोड। थर्ड ऑप्शन एसए नोड एवी नोड तो ठीक है, लेकिन पहले लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। Next question, which of the following parts of human brain has cardiovascular center that can moderate the cardiac function? तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है दैट इज लोकेटेड इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की हेल्प से हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जैसा आपको पता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के टाइम पर, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के टाइम पर काम करता है। तो जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है तो हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ इंक्रीज कर जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक इसके ऑपोजिट काम करता है, इन सब चीजों को डिक्रीज करने में। तो थ्रू दिस सेंटर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट की या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन हार्ट। पहला स्टेटमेंट है द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है दैट इज मायोजेनिक हार्ट, मतलब इसका जो मस्कुलर टिश्यू है वो ऑटोरिदमिक फाइबर से बना है, ऑटो एक्साइटेबल फाइबर से बना है, जिनको बाहर के स्टिमुलस की कोई जरूरत नहीं होती। वो अपनी इम्पल्स जो है या एक्शन पोटेंशियल जो है वो खुद से जेनरेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज कर देता है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, causing the closure of tricuspid and bicuspid valves। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को ही हम बोलते हैं एवी वाल्व्स। ये भी अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है कि एवी वाल्व्स के क्लोजर किस वजह से होता है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
तो दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. Next question, the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. मतलब जो pumping efficiency है heart की वो reduce हो गई है. इसको मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज बताई है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, पंपिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एसर्शन रीजन आ गया है. एसर्शन कह रहा है कि सस्टेन्ड इंक्रीज इन द सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाइपरटेंशन. तो जैसा कि हम बोलते हैं कि 140/90 एंड अबव अगर सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर रहता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं. तो ये एसर्शन जो है स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही है. सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. रीजन, hypertensive individuals are predisposed to incidences of stroke and renal failure. predisposed का मतलब क्या है कि वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं या ज्यादा इजीली प्रोन होते हैं या पहले से उनमें इस स्ट्रोक की या रीनल फेलियर की कंडीशंस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिनमें भी हाइपर टेंशन होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक तो है, पर क्या ये आपको इसका रीजन लग रहा है? जब भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसके बीच में बिकॉज लगा के देखते हैं. पहला एसर्शन हमें ये बता रहा है कि हाइपर टेंशन जो है वो है क्या, और सेकंड उसका रीजन हमें क्या बता रहा है. रीजन हमें ये बता रहा है कि हाइपर टेंशन वाले पेशेंट्स में क्या क्या हो सकता है. ठीक है, हाइपर टेंशन क्या क्या डिसऑर्डर्स या क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है बॉडी में. तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है. तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे. ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एवरी 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अबाउट x ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल कंडीशन. दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 लीटर है, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, तो अभी हमने बोला कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसमें से नॉर्मल कंडीशंस में कितने ml जाता है टिश्यूज में? 5 ml. अब ये बोल रहा है अगर 100 ml जो है वो 5 ml टिश्यूज को दे रहा है तो 2 लीटर ब्लड कितने ml देगा टिश्यूज को? सिंपल मैथ है, 100 ml. क्लियर है चीज? Alright everyone, that's all the questions for today's video. I hope कि ये आपको help करेंगे to revise and even strengthen your topic better. So we'll meet again in the next video with more important questions to boost your preparation. Make sure to subscribe the channel and turn on the notification bell ताकि आप कोई भी upcoming video miss ना करें and your preparation stays on track. See you soon. Bye bye. Take care.